साथियों, आज की इस बौद्धिस्ट चर्चा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं बोध गया गया था और वहाँ पर कुछ दिन मैं रहा और वहाँ कुछ भंते थे, जाने माने वहाँ के जो मुख्य आश्रम हैं, मुख्य जो वहाँ की मोनेस्ट्री हैं, उनमें मैं गया और मैंने कई भंतों से वहाँ चर्चा की। तो आज प्रस्तुत है एक भंते हैं जो वहाँ काफ़ी समय से, लंबे समय से साधना कर रहे हैं और वो फिलोसोफर हैं, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के। तो उनके साथ आप आज ये चर्चा देखेंगे और टॉपिक रहा कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी जो है उसकी क्या प्रासंगिकता है आज की दुनिया में। इससे हमें ये भी समझ में आएगा कि पीछे भी इसकी कभी कोई प्रासंगिकता रही भी है या नहीं रही, या ऐसे ही लकीर के फकीर जैसा हिसाब किताब रहा कि बस प्रयास तो किया लेकिन कोई ऐसे परिणाम नहीं आए जिन परिणामों की इससे आशा की जाती थी, या हमारे जीवन के जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका कोई समाधान इससे निकला या निकल सकता है क्या। इसी सब पर आधारित जो आज की चर्चा है वो भंते जी से है और उसमें उदाहरण लिया है कि अभी जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, इस तरह की समस्याओं का क्या समाधान है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में, कोई समाधान है भी या नहीं है। तो आज की चर्चा आप देखिए और उस चर्चा को पूरी करने के बाद में मैं अपना जो मेरा कंक्लूजन है उसको भी मैं रखूँगा, उसको भी आप सुनिएगा और ये भी समझिएगा कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में इसका कोई समाधान है कि नहीं है भंते जी के द्वारा। और उसके बाद में मैं भी अपना रिव्यू दूंगा कि इसमें कोई समाधान है कि नहीं है, या कोई समाधान है ही नहीं है, या कि हो सकता है तो क्या हो सकता है। ये इस चर्चा के अंत में मैं अपना आपको रिव्यू दूंगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुनिए चर्चा। भंते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप थोड़ा अपना परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम ऐसे प्रियपाल भिक्खू के नाम से सभी लोग जानता है। तो बोध गया में काफ़ी लंबे समय मैंने यहाँ बिताया, करीब करीब अगर कहा जाए नॉट लेस देन आपको 30 ईयर तक हुआ हूँ। और कितना साल जी पाएंगे ये तो नहीं कह सकते, ये नेचार के ऊपर है। बोध गया में एक कोने में जिसको चकमा मंदिर के नाम से स्थानीय लोग पहचानता है, वहाँ ही रहता हूँ। और मेरा बोलने में तो विश्वास बहुत कम रखता हूँ, लेकिन उसका अभ्यास करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। ये मेरा संक्षेप का परिचय है। जी जी। अभी आपकी कितनी उम्र होगी? मेरा उम्र आप करीब करीब 1970 में मेरा करीब करीब जन्म ईयर है। 70 में होगी, लाइक 51 करीब करीब इस तरह का कह सकते हैं। तो आप युवा अवस्था में ही इस मार्ग में आ गए थे? हाँ, काफ़ी जब करीब करीब 20-21 साल थे उसी समय। जी 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 जी। तो आज का हम लोग टॉपिक रखते हैं कि जो बुद्धा टीचिंग्स हैं, बुद्धा फिलोसॉफी है, वो आज के इस परिवेश में, आज जहाँ पे पूरी दुनिया पहुँच चुकी है, जहाँ पे इतने युद्ध भी हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार भी कभी भी ये बन सकता है। तो इसका क्या रिलेवेंस है अभी, मतलब इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, ये भगवान बुद्ध ने सारस, मतलब जिसको 4 नोबल ट्रूथ हम लोग कहते हैं,
चट्टारी आर्य सच्चानी पाली ठाम में शायद हो सकता है आपका बहुत व्यूअर नहीं समझेंगे, लेकिन हम 4 आर्य सत्य के रूप में हम कहना चाहेंगे। तो ये 4 आर्य सत्य पहले यह है कि उन्होंने दुनिया को बहुत दुखमय कहा है। तो हो सकता है बहुत लोग कहेंगे वो बुद्ध निराशावादी थे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने बहुत दुख के बारे में बताया, तो इसके मतलब ये दुखवादी थे। तो उनका दुख का कारण मूल उन्होंने क्या कहा, वो कहा वासना, इसको कामना आप कह सकते हैं, जिसको आपको कह सकते हैं इच्छा। कौन सी का इच्छा है भाई? एक गाड़ी है तो 5 गाड़ी लो, एक कंपनी है तो 10 कंपनी बनाओ, अपनी एक राज्यों के है तो मालिक है तो 10 राज्यों का मालिक बनाओ, एक मठ का मालिक है तो 20 मठ का मालिक बनिए। तो ये जो इच्छा है ये आपको मुझे दुनिया को ढूंढ रहा है। अब उसी इच्छा पर बुद्ध ने बात करता है कि आप ये जो इच्छा को पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए, तो फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर ऑफ योर आर्स फॉर हैविंग फॉर द पोजीशन ऑफ द मटेरियलिस्टिक आइटम, आप क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं उसके पीछे, इतना भाग रहे हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, और अनंतर आप दौड़ रहे हैं उसके पीछे। तो दौड़ते दौड़ते भाई कोई दौड़ रहे हैं एक राज्यों के लिए, कोई दौड़ रहे हैं एक गांव के लिए, कोई दौड़ रहे हैं एक मठ के लिए, कोई दौड़ रहे हैं एक घारी के लिए। तो ये जो भागदौड़ है, और ये जहां भागदौड़ का अंत शुरू होता है, बुद्ध ने कहता है वहां ही जीवन का जागृति शुरू होते हैं। आप जागते हैं, अपना को जगाते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आप खुशी है, संतुष्ट है, आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर 5 गाड़ियां भी है, लेकिन आप दौड़ रहे हैं, आप खुशी में नहीं है। तो जैसे आपने थोड़ा सा उदाहरण दिए कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, और उसका स्पॉट हो सकता है यूक्रेन हो, जिसमें काफी लोगों को अभी मर गया, अपना जान बचाने के लिए कोई पोलैंड में जा रहा है, कोई नाइबरिंग जो स्टेट है, कंट्री है, उसमें भाग रहे हैं, शरण ले रहे हैं। तो भाई ये अगर देखा जाए, ये भी किस लिए होंगे? मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं, वो सोवियत संघ का एक अंग था नहीं था, मैं उसका इतिहासकार नहीं हूं, उसका व्याख्याकार नहीं हूं। लेकिन एक चीज तो जरूर ये होंगे कि ये भाई इंडिपेंडेंट कंट्री है, या राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन के एक मेंबर कंट्री है, मेंबर स्टेट है, उनको अपना कब्जा में ले ले। अगर नहीं सुनते तो हम मिलिट्री ऑपरेशन चला ले, तो मिलिट्री ऑपरेशन में जो भी लोग मर जाए। तो इसके मतलब कहाँ ना कहाँ हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हम सीखे नहीं है। हमारा वही इच्छा है कि हम इनसे हम जीत हासिल कर ले, इनको कब्जा कर ले, इनको हम दखल कर ले। तो ये बुद्ध ने जो कहा कि इच्छा शक्ति, कि एक मठ है तो 10 मठ बनाइए, एक राज्य अपना पॉकेट में है तो 10 राज्यों के मालिक बनिए, 5 गाड़ियां है तो 50 गाड़ियां का मालिक बनिए, 100 को कंपनी है तो 1000 को कंपनी बनिए, सिर्फ भारत में कंपनी है तो पूरे वर्ल्ड में बनिए, मिडल ईस्ट में बनाइए, यूरोप में बनाइए, एशियन अलग अलग कंट्री में बनाइए। तो ये इच्छा शक्ति जिसके बारे में अगर लोग सोचना बंद नहीं कर देगा तो क्या कर देंगे, एक दूसरे से आदमी नहीं समझेंगे, वो मतलब मानव से दानव बनेगा कि किसी प्रकार इससे ये प्राप्त कर लो, किसी प्रकार ये कब्जा कर लो, किसी प्रकार ये छीन लो। अब अगर दानवीय प्रवृत्ति आ गया तो ठीक है भाई, आप भी हिटलर को नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, लेकिन ये इतिहास कहता है कि अंत में वो निराश होकर के अपनी पिस्तौल से कैसे गोली मारा। यही तो ज्यादा वर्ल्ड हिस्टोरी में है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो भाई क्यों मारा होगा? अगर थोड़ा सा बुद्ध को, हो सकता है वो बुद्ध के संस्पर्श में आते, उनके शिक्षा के बारे में जानकारी होता, हो सकता है उनको महसूस होता कि हम जो इतना ये सेकेंड वर्ल्ड के बाद प्राण नाश हो रहे हैं, लोगों को जान चला जा रहा है, तो उसके विपरीत क्या हो सकता है? उसके विपरीत दरा जो बुद्ध ने दिखाया, बुद्ध के बहुत सालों के बाद अशोक सम्राट भी तो कहां ना कहां लड़ाई में लिप्त हुआ थे, लेकिन उनको जब महसूस हुआ
नहीं भाई, इसके विपरीत धारा कौन हो सकता है कि हम तो लड़ाई कर रहे हैं। तो जब अशोक सम्राट को जब पता हो गया, उन्होंने अस्त्र को करीब करीब त्याग ही दिया है, लड़ाई नहीं लड़ा और किसी को अस्त्र के द्वारा। तो उस समय तो आजकल जो हम लोग एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस समय तो नामी निशानी नहीं थे होंगे। जो भी उस समय का मारणास्त्र था, जो भी आर्मरी थे या आर्सेनल वगैरह था, उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज तो हमारे सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, पूरे बहुत सारे मुल्क में भाई ये एक दूसरा को मारने के लिए न्यूक्लियर आर्सेनल बना हुआ है। हम इतना अस्त्र शस्त्र बना करके रखे हैं कि हिरोशिमा में तो एक बम फटा तो दुनिया ने भाई क्या कहता है तहलका मच गया, दुनिया में ऐसा हो गया कि भाई हो सकता है विश्व नष्ट हो जाएगा, विश्व ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। आज उससे बड़ा बड़ा ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल बना करके रखा। तो ये तो ऐसा होगा ना प्रेम जी, आप मुझे मानना चाहता है या हम आपको मानना चाहता है, इसलिए बनाया है। तो ये एकदम भगवान बुद्ध का विपरीत शिक्षा है कि हम किसी को मार करके कि हम एक न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड कर दे और लोग मर जाए, और शायद जो एक्सप्लोजन करने वाले वो ये सोच रहे हैं कि हम शांति प्राप्त कर लेंगे। भाई ऐसा अगर होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुझे नहीं लगता है कि हिटलर इस तरह का आत्महत्या कर लेता, या जो भी हो अपना से कहता है कि बंदूक अपना पिस्तौल से मारा या किसी से आत्महत्या कर लिया। ऐसा हम लोग को इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। अब जहां पर भगवान बुद्ध का प्रासंगिकता बात करें, उन्होंने ये पहले तो इच्छा को कम करने के लिए कहा। अब सिर्फ कहा तो नहीं है, इतिहास प्रमाणित है। वो राजा का बेटा था, राजमहल छोड़ा, राजगा का गद्दी का मालिक थे, उसको भी छोड़ा, उसको भी ठुकरा दिए, ये भी कुछ नहीं कहा। तो भाई कुछ तो कारण तो होगा, कुछ कारण तो होगा क्यों किए होंगे। क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई आज हम एक राजा का एक राजमहल का मालिक है, काल अगर इस तरह का 5 राजमहल का 5 राज्यों का अगर राजा भी मानते हैं, वो जो चाहने का इच्छा वो तो खत्म नहीं होने जा रहा है। इसी के देखते हुए उन्होंने देखा कि भाई कौन सा मार्ग से मेरा ये जो इच्छा खत्म हो सकता है। अगर संक्षेप में बता जाए, उन्होंने ये कहता है आपके सामने जो भविष्य है, फ्यूचर, इट इज नॉट येट सीन, इट इज येट टू कम। अबाउट द पास्ट यू हैव नॉट सीन द पास्ट, व्हाट हैपेंड 20 ईयर एगो, व्हाट हैपेंड 100 ईयर एगो, लेकिन आप एट द मोमेंट, द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान जो है वो आपके सामने है, उसमें आप जी सकते हैं। तो ये जीने का कला बताया उन्होंने। बहुत सारे लोग उसको अपनी तरीके से, बहुत लोग तो विपासना उसको शब्द दिया, उसको बहुत सारे लोग ने क्या कहते हैं बुद्ध धम्म का अभ्यास बताया, उसको बहुत सारे लोगों ने भगवान बुद्ध का मार्ग के रूप में बताया। लेकिन उन्होंने ये सारी जीवन जीने का कला बताया कि भविष्य आप देखे नहीं है, वो आने वाले हैं, कैसे आएगा आपको जानकारी में नहीं है। अतीत कैसे हुआ 200 साल पहले, 500 साल पहले, वो आप देखे नहीं है, सिर्फ इतिहास का पन्ना में लिखा हुआ है। लेकिन वर्तमान जो है वो आप देख सकते हैं, वो आप महसूस कर सकते हैं, वो आप अनुभव कर सकते हैं, उसी में जिए। तो ये जैसे इसमें मतलब ये जो फिलोसॉफी है या ये जो टीचिंग्स हैं तब तो काम करती है, जैसे वो आदमी को अगर कोई एहसास हो जाए, जैसे अभी पुतिन है या ज़ेलेंस्की है, उनको कोई एहसास हो जाए तो वो इस वार को रोक सकते हैं, है ना। अगर उनको एहसास ना हो तो क्या बुद्धा टीचिंग में ऐसी कोई, बुद्धा टीचिंग में या बुद्धा फिलोसॉफी में या बुद्धा ने कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा कि इसको बाहर से भी कंट्रोल किया जा सके, ठीक किया जा सके? देखिए भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने ये देखा यूनाइटेड नेशन क्रिएट होते हैं जी। जो भी हमारा इंटरनेशनल पीस का सॉल्यूशन करने का जो एक मैकेनिज्म है, यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, अलग अलग मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल काउंसिल, जो भी है जी। तो भाई ये जितना भी वहां यूक्रेन में लोगों का बम्बार्डमेंट हो रहे हैं रशियन का तरफ से, या उनकी भी अपना एग्रेशन को रोकने के लिए अपनी मिलिट्री को लगे हुए हैं जी। और कहाँ ना कहाँ दुनिया मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको सबके सामने ला रहा है, मोबाइल में या टेलीविजन का स्क्रीन पर सब देख रहे हैं।
लेकिन अगर कहाँ ना कहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, वो अगर बहुत सारी कामयाबी होता तो मुझे लगता है हो सकता है उसको यूनाइटेड नेशन का राष्ट्र संघ के जो मैकेनिज्म है उनके द्वारा वो खत्म हो जाते, जनरल असेंबली में इस तरह का सॉल्यूशन मिलता या सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इस तरह का मैकेनिज्म हो जाते या सॉल्यूशन हो जाते, हो सकता है ये खून खराबी हम लोग को देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमजीत जी ये यूक्रेन के जो जिस तरह का रशियन एग्रेशन हुआ यूनाइटेड नेशन सिस्टम क्या फेल्यूर हुए, हम वो नहीं कर रहे, लेकिन कहाँ ना कहाँ प्रश्न तो आ रहे हैं कि इज द यूनाइटेड नेशन सिस्टम हैज बीन फेल to protect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, which has been aggressively tried to occupy by military aggression by the Russian government, especially led by Mr. Putin. लेकिन अब ये अगर क्वेश्चन तो वर्ल्ड वाइड होना चाहिए, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मौका मिला, हम लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई सचमुच यूनाइटेड सिस्टम क्या काम कर रहे हैं, क्या फेल्यूर है। हाँ। तो अगर फेल्यूर होंगे तो भाई क्या होगा, हमारे सामने तीसरा वर्ल्ड वॉर ये आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये पूर्वाभास नहीं है, ये प्रिडिक्शन नहीं है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, क्या उस समय का जो जनरेशन है वो इमेजिन किया था कि यूक्रेन में भी इस तरह का देखने को मिलेगा? नहीं किया था। बेचारा वो जनरेशन तो कभी कल्पना ही नहीं की, क्योंकि हमारे यूनाइटेड नेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, हम इंटरनेशनल पीस इसके द्वारा अचीव करेंगे। लेकिन अब जो हाल ही में दिनों में जो नजर आ रहा है तो वो जो कल्पना हुआ करीब 45 के बाद, 1945 के बाद या 46, 47, 48 में या 1950s में जो इमेजिनेशन हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो अचीव करने के लिए प्रयास किए, उस जमाना में आप नहीं थे, हम नहीं थे, लेकिन हमारे जो प्रीडिसेसिंग जो जनरेशन है उन्होंने तो बैठ करके तो कोशिश तो किए। बिल्कुल। तो उस कोशिश को आज कहाँ ना का क्वेश्चन है वो लग रहा है, क्या ये हमारा क्या कहता है इंटरनेशनल सिस्टम में हम फेल्यूर हो रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहा है कि इस मामले में तो फेल्योर ही हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो सवाल यही है कि जैसे इस प्रकार के लोग हुए हैं, जैसे बुद्ध हैं या स्पिरिचुअलिटी में और बहुत सारे लोग हुए हैं, क्या उन्होंने इस तरफ नहीं सोचा कि ऐसा भी कोई तरीका निकाला जाए कि जो ठीक है कोई आदमी अपने से कर ले वो तो ठीक है, वो तो ये स्पिरिचुअल तरीका हो गया, लेकिन जो अपने से ना करे वो भी अंडर कंट्रोल रहे, ऐसी सिचुएशन में ना जाए जो ऐसी विध्वंसकारी सिचुएशन हो, उसके लिए कोई उन्होंने कहीं ऐसा कुछ कहा हो या कोई संकेत दिया हो या कोई मैं एक्सेस ये समझता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है जी, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में काफी जानकार होंगे जी, या मुझे लगता है कि आपको उनकी एक स्टेट को कैसे चलाना है या मिलिट्री एग्रेशन कैसे कराना है उसके बारे में काफी किताबें पढ़े होंगे, काफी जानते होंगे, या उसका मुझे लगता है मनन चिंतन में होगा। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ बुद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता है जी। हाँ, ये मैं विश्वास करता हूँ बुद्ध के बारे में थोड़ा भी नहीं जानता है, जो नॉन वायलेंस की बात करता है। अगर बुद्ध के बारे में रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन अगर थोड़ा भी जानकारी होगा ना, ये एग्रेशन 2 मिनट में छोड़ देंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन सभी लोग तो बुद्ध को पढ़ते नहीं है। हाँ, ये क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ी जनसंख्या है, मुस्लिम भी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इनको ठीक से पढ़ती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुना होगा क्योंकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है। तो पर उनका कोई सॉल्यूशन इन लोगों ने कुछ सोचा कि भाई इस तरह के भी लोग होंगे जो ये स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो उनका क्या किया जाए, वो कैसे कंट्रोल हो, या ऐसे ही बाकी लोग देखते रहें? क्योंकि अभी यूक्रेन में और रशिया में बुद्धिस्ट भी कई सारे लोग हैं जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, यूक्रेन में भी करते हैं। अब वो कहीं पर भी बॉम्ब गिर जा रहा है, मर जा रहे हैं, या उनके अंग शरीर को क्षति हो जा रही है,
या उन्हें ऐसे ही भागना पड़ रहा है इधर उधर, या डरे डरे सहमे सहमे रह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसका क्या किया जाए? मतलब स्पिरिचुअलिटी तो अंदर से इतना सब तो नहीं करती होगी कि बाहर से कुछ भी होता रहे, कोई मतलब नहीं है। अब ये परमजीत जी, बुद्ध का उदाहरण तो उस तरह का ही है, क्योंकि बाहर उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, माता पिता हैं, सबका ख्याल तो ऐसा तो है नहीं भाई कुछ भी हो जाए, सब मर जाएं तो कुछ हो जाए तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं, लेकिन बुद्ध का उदाहरण तो उस तरह का है। उन्होंने जब राजगृह में थे, कई बार उनको जान मारने के लिए प्रयास हुआ था। जी जी, ये हमारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में इस तरह का उदाहरण है। हाँ, लेकिन उन्होंने किसी को मारने के लिए थोड़ा भी अपना मन में नहीं सोचा कि ये व्यक्ति हमको सशरीर विलुप्त कराना चाहता है या हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन हम उनको रिएक्शन में हम भी उनको हत्या करने के लिए प्रयास करें। बुद्ध ने इस तरह का कोई बात नहीं कराया, नहीं वो तो ठीक और है, किया भी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन बुद्ध जैसे लोग सुरक्षित भी रहे, इस बात का भी तो कुछ सोचना चाहिए। या जो ऐसे पथ पर लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के हैं, जो दूसरों को कभी नहीं सोचते कोई भी नुकसान पहुंचाने का, तो उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसा भी कुछ बाहर से इन्होंने सोचा, या बाहर को ध्यान ही नहीं दिया कि बाहर जो होता रहे सो होता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है? ऐसी कभी उन्होंने कुछ, क्योंकि उनके समय में भी तो युद्ध तो होते थे ना, उनके समय में भी राजा लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हाँ हाँ हाँ, ये एक उदाहरण है परमजीत जी। हाँ, एक तो पानी के लिए लड़ाई हुआ था, हाँ, शाक और कोलियों के बीच। जी जी, तो ये शाक और कोलियों के बीच, जैसे आजकल हम लोग अक्सर सुनते हैं दक्षिण भारत में भाई, या तमिलनाडु और कर्नाटका क्या जल बंटन में कोई जी, जी। दिक्कत हुए, हाँ। या आपका आसाम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, अक्सर हम लोग सुनते हैं एक राज्यों से दूसरा राज्यों का, या लोगों का भी, मिजोरम का और आसाम के लोगों के बीच में जी, जी। कोई दिक्कत हो रहे हैं उसके बॉर्डर लैंड को लेकर के या बॉर्डर का डिमार्केशन लेकर के। लेकिन बुद्ध का ये उदाहरण बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। शाक और कोलियों के बीच में जो जल बंटन लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ था, तो उसमें समाधान नहीं हो रहे थे, तो बुद्ध ने वहाँ स्वयं सशरीर उपस्थित होकर के समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने बताया और गया। तो उस समय शाक वंश के, क्योंकि उनके वंशज है या उनके गोत्रों के हैं, तो सोचे होंगे बुद्ध जैसा महापुरुष, इतना ताकतवर आदमी जरूर हम लोग को मदद करने के लिए आ रहे होंगे। शाक वंश का लोग ने ये सोचा, क्योंकि हमारे गोत्रों के हैं, हमारे वंशज है। लेकिन बुद्ध ने, वो ऐसा नहीं है कि शाकों का प्रतिनिधि करने के लिए गया था, ऐसा बात सोच के नहीं गया था उन्होंने देख रहे थे कि अगर इसमें क्लैश हो जाते हैं या एक दूसरे से मारकाट करेंगे तो जानलेवा हमला होगा, दोनों पक्षों से मर जाएंगे जी। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसा सोल्यूशन क्या हम लोग को पास हो सकता है जिससे जॉल दोनों पक्षों को मिल जाए, क्या उस तरह का रास्ता हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। उस बात को जब सुना तभी शाक वंश का जो लोग थे वहां उपस्थित, तभी उन लोगों को आंख खुल गया था कि हम लोग तो सोच रहे थे कि बुद्ध हमारा वंशज है कि हमारा पक्ष लेंगे, लेकिन ये तो निरपेक्ष है। तो उन्होंने वो भी बात समझाया कि भाई हम जिसके लिए हम लड़ रहे हैं ये तो बहुत क्षणिक के लिए है, ये थोड़ा समय के लिए है और ये चिरस्थायी नहीं है, ये 20 साल 50 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा जी। तो हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, इतना खून खराबी करने के लिए उतारू हुए हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, जब ये कुछ स्थायी नहीं है, ये चिरजीवी नहीं है, ये कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो इसमें लड़ने का क्या मतलब, क्या मकसद बनता है, क्या पर्पस बनता है। तो उन्होंने समझाया, तो इस तरह का उन्होंने मतलब एक निरपेक्षता दिखाया कि हम शाक वंश का हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई के जो तौर तरीका है कि हम शाक वंश को मदद करें या उनके साथ दें, और दूसरा जो विपरीत पक्ष है उनको पराजित करें, उनके मन में ये नहीं था। तो इस तरह का कई उदाहरण है। लेकिन अब यहाँ तो मैंने जैसे बताया कि आसाम और मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर का लैंड का ये है, मिजोरम वाले चाह रहे तो हम आसाम वाले को पराजित करें, और आसामी वाले चाह रहे हैं हम मिजोरम वाले को पराजित करें कि हम भाई मतलब पराजित करके उसका आनंद लें, उसका हम दखल करें, उसका हम कब्जा करें। तो उस तरह का मुझे लगता है, क्योंकि पुतिन के पास काफी मिलिट्री बटालियन है, मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए काफी उनके पास आर्मर व्हीकल है या न्यूक्लियर
आर्सेनल रखे हुए हैं, न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं। कभी कभी तो न्यूज़ में ऐसा भी देखने को मिला कि भाई वो एक्टिव करवाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये अगर मान लीजिए कि उन्होंने उसका यूक्रेन के लैंड पर अगर प्रयोग करते हैं न्यूक्लियर बम को, जी, तो हो सकता है वो फिर वहां से कहां प्रयोग होगा, तो यही होगा, हो सकता है दुनिया, हाँ कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। तो मतलब उन सबके भी सामने उस प्रकार की समस्याएं थी, कोई रिजोल्यूशन, जैसे अभी के लोगों ने सोचा कि यूएन बना दो या कुछ और बना दो, या सोच रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो ये लोग तो प्रज्ञाशील लोग थे, क्या इन लोगों की प्रज्ञा में ऐसा कुछ नहीं आया कि ऐसा कुछ तरीका बता दें जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए और इस प्रकार की फाइटिंग ना हो? ऐसा कुछ कहीं पे कुछ बोले हों? देखिए परमजीत जी, हम तो यूएन का, हमारे जो पूरे वर्ल्ड लेवल के जो ग्लोबल सिस्टम है, हम उनके बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे। और वहाँ जो भी जाते हैं, वर्तमान मौजूदा हमारे यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मूर्ति जी, जो भी भारत का पक्ष को रखते हैं, आपका पक्ष को, मेरा पक्ष को जो रखते हैं, उसमें मैं कोई कमियां नहीं देखता हूँ। लेकिन बात है कि जहाँ पर हमारा आपका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है, ये रशिया से जा रहा है, या यूक्रेन से जा रहा है, या मिडल ईस्ट से अलग अलग कंट्री से जा रहे हैं, तो ये कहाँ ना कहाँ तो सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में उस तरह का समाधान नहीं आ रहा है जिससे वजह यूक्रेन का लोगों को जो भागना पड़ रहा है वो बंद हो जाए। जी जी जी। या वहाँ बम्बार्डमेंट खत्म हो जाए, वहाँ मिलिट्री एग्रेशन या मिलिट्री जो क्लैश हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। वो हो जाए। अफगानिस्तान है, वहाँ देखो बुरा हाल है। हाँ, और भी कई गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ बुरा हाल है। उधर इजराइल और उसके जो वो बगल वाला है फिलिस्तीनी क्या है, वहाँ बुरा हाल है। भारत पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में बुरा हाल रहता है। भारत चाइना में भी कई बार हो चुका है। और तिब्बत तो ऑलरेडी कितने 50-60 साल से उनको उनकी जगह नहीं मिल रही है। तो ये कुछ सोच नहीं रहे। जैसे दलाई लामा भी हैं और आप सब भी इतने सारे साधु संत हैं और भी दूसरे भी सब साधु संत हैं, क्या सब कुछ लोग मिल मिला के कुछ अपनी प्रज्ञा से ऐसा कुछ नहीं निकाल सकते जिससे कि इस तरह की समस्या का समाधान बाहर से भी हो जाए? अंदर से तो ठीक है कि जिसको समझ में आ जाएगा वो तो कर लेगा अंदर से, लेकिन वो तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं। बाहर से भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचते? देखिए परमजीत जी, आपने हमारे आदरणीय पावन दलाई लामा का नाम लिए। जी जी। तो आप देखिए, वो तो भारत में उनके लोगों के साथ काफी सालों से, लंबी समय से 50-60 साल से ज्यादा है यहाँ। तो कहने का मतलब ठीक है, उनके पास जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। अब लेकिन उस एसेट को बेचारे सिक्योरिटी काउंसिल में तो शायद उपयोग करने का मौका भी नहीं है, क्योंकि वो मेंबर स्टेट नहीं है, या जनरल असेंबली का उनका मेंबरशिप नहीं है भाई। तो ये भी एक प्रश्न है हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम में, हमारे जो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये भी एक बहुत बड़ा कमियां रह गया कि भाई एक व्यक्ति तिब्बत से अपना छोड़ के अपना लोगों को यहाँ ले आता है, भारत में शरण लेते हैं और भारत में इतना लंबी समय जीते हैं उनके लोगों के साथ। आप वो अपनी मातृभूमि के बाहर, तो उसको जहाँ बात को रखने का है वहाँ तो शायद अभी तक मुझे तो कभी नहीं देखने को नहीं मिला कि सिक्योरिटी काउंसिल में दलाई लामा जी को बुला करके उनकी बात को सुनाया गया या जनरल असेंबली में उनको बात को कहने का मौका दिया गया। मुझे तो अभी तक तो नज़र तो इस तरह का नहीं आया। और अगर इस तरह का अगर होते हैं तो इनकी भी जो एक बेचारा, ठीक है, इन्होंने वो वायलेंस में विश्वास नहीं करते हैं। कभी तिब्बती लोगों को कभी नहीं कहा कि भाई हमारा देश हम हथियार के बल पर या लड़ाई के बल पर हम वापस लेना चाहते हैं, इस तरह का तो कॉपी उनके जिंदगी में संभव भी नहीं है। चाइना इतना बड़ा, इतनी बड़ी आर्मी है उनकी, तो लड़के संभव भी नहीं है। थोड़े से लोग कैसे लड़के ले सकते हैं? उस तरह से तो संभव भी नहीं है और वो एक अच्छा तरीका भी नहीं है। तो वही बात है कि क्या कुछ इस तरफ कभी कुछ सोचा नहीं इन लोगों ने, या कोई संभावना नहीं दिखती है इन लोगों को
कि कुछ नहीं हो सकता है? देखिए, मुझे एक्सिस में ये जरूर कहूँगा, ये आप मान लीजिए एक कोई कंट्री का राष्ट्र प्रधान है या सरकार प्रधान है, वो जो भी वो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, कहने का मतलब, ठीक है, एज ए कंट्री एज ए होल वो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर उस व्यक्ति के मन में कहाँ ना कहाँ दूसरा कंट्री को कब्जा करने का दिल होगा, तो उसको हटाने और ये करने के लिए तो वही जो बुद्ध का जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन जब तक नहीं लेंगे, उनका तो मन में वही होंगे कि हम इस देश में कब्जा जमाना है, इस देश के लोगों को हमारे अंदर में हम ले आना है, वशीभूत करना है। हाँ, तो ये मेडिसिन को हम बाहर से तो दे नहीं सकते ना, बाहर से दे नहीं सकते परमजीत, एकदम आप सही कहा। हाँ, तो ऐसा कुछ हो जो बाहर से भी किया जा सके, क्योंकि अंदर से तो बहुत कम लोग करते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा है, 2500 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अगर जनसंख्या में हम गिनती करें तो मेरे ख्याल में 0.001% लोग होंगे जो अध्यात्म के मार्ग पे जाते होंगे, सारों को मिला के, वो चाहे क्रिश्चियनिटी के लगा लो, चाहे वो मुस्लिम के लगा लो, जितने भी तरीके हैं, या बौद्ध वाले लगा लो, सारे कुल मिला के बहुत थोड़ी सी संख्या में जो है इस तरफ जाते हैं। लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, मतलब लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी 8 मिलियन लोग हैं, 8 बिलियन। 8 बिलियन में कितने ऐसे लोग जो है वो अध्यात्म के रास्ते जाते होंगे? बाकी सबका तो कुछ बाहर से कुछ होना चाहिए ना, जो वो बाहर से रेगुलेट हो। देखिए, ये आपने सही कहा परमजीत जी। असली हमारा लड़ाई कहाँ होना चाहिए था? हमारा लड़ाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ, हमारा लड़ाई ये जो क्लाइमेट चेंजेस है, जी जी जी, उसमें होना चाहिए था। दैट इज द रियल वॉर। यस यस। हाउ द नेचर इज चेंजिंग इटसेल्फ, हाउ वी सी इन इंडिया इवेंट्स, द सडन इरप्शन, सम काइंड ऑफ लाइक, आपको देखने को मिला 2-3 साल पहले ये क्या हरिद्वार के आगे में गंगोत्री में जिस तरह का एक प्रकार प्राकृतिक जो दुर्योग इस तरह का, और कहाँ ना कहाँ साउथ इंडिया में जो सुनामी का, तो ये लड़ाई ये होना चाहिए था। अगर मिस्टर प्रेसिडेंट रशिया का पुतिन साहब इसके लिए एनर्जी इन्वेस्ट करते, इसके लिए इनका ताकत को लगाते, मुझे लगता है दुनिया के लोग उनको पूछते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज तो ऐसा हो गया कि कहाँ ना कहाँ दुनिया के लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आप लड़ाई करके इसको मार के क्या मिलेगा आपको? यस यस, क्रिटिसाइज। लेकिन आप भाई परमजीत जी क्या करेंगे? जिनके पास राष्ट्र का ताकत है, जिनके पास राष्ट्र शक्ति जिनके हाथ में है, वो ये नहीं सोच रहे कि हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे लड़े, हम ये जो क्लाइमेट चेंज है उससे कैसे लड़े। हाँ, उसका भी कोई सोल्यूशन है नहीं, इनके पास भी नहीं है, और यूएन ने भी काफी कोशिश कर ली, वहां से भी नहीं हो रहा है। अब सवाल यही उठता है कि ये लोग तो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। इतना 2500 साल का हमारा इतिहास है कि राजा लोग या जो प्रेसिडेंट हैं या प्रधानमंत्री हैं, ये लोग तो कर नहीं पा रहे हैं। ये लोग तो लगातार युद्ध किए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ खराब ही किए जा रहे हैं। तो अब आध्यात्मिक लोगों के पास क्या कोई ऐसा तरीका उनको नहीं सूझ रहा है कि वो कोई ऐसा तरीका दें जो काम करे? ये मेरा सवाल है प्रमुख रूप से, क्योंकि मैं भी 11 साल साधु रहा। शुक्रिया, हिंदू परंपरा से जान के बहुत खुशी हुई। जी जी। तो और वहाँ भी मैंने ये सब ढूंढने की कोशिश की कि क्या उनके जो साधु हैं, जो लंबे लंबे समय से साधना और तपस्या कर रहे हैं, क्या वो इस तरफ भी कुछ सोच रहे हैं अपने मोक्ष के बारे में, अपने निर्वाण के बारे के अलावा? वो तो ठीक है, आप सब अपने बारे में लगे हैं, लेकिन क्या इधर भी कोई सोच है उनकी कि इधर भी कुछ किया जा सकता है, या इधर कोई होप ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है? ऐसा वो लोग सोच के बैठ गए। एक तो मैं समझता हूँ कि परमजीत जी, जैसे क्योंकि ज्यादा जनता इधर है ना। अगर हम अहिंसा के मार्ग पे हैं तो ये तो आधी अधूरी अहिंसा होगी कि भाई हम नहीं हिंसा करते, है ना। लेकिन कोई और करने आ जाए हम पर, तो उसका भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि कोई ना करे किसी पर भी, हम पर भी ना करे, किसी और पर भी ना करे। हम लोग ऐसे एकदम आंख खोल के बस बैठ के ध्यान साधना में और ऐसे देखते रहें कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारे डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और हम यहाँ केवल साधु बन के या
बुद्ध बन के या कोई जो भी इस मार्ग पे हैं आध्यात्मिक गुरु बन के और ऐसे खाली देखते रहे उनको करते हुए, कि कोई तरीका नहीं है ऐसा कि ये सब बंद हो बाहर, ऐसा कुछ? हाँ, ये जरूर मुझे लगता है प्रेमजीत जी, आप सही बात कहा। मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत साधु संतों ने या भारत में या भारत के बाहर एक दूसरों से लड़ाई करवाया। मुझे तो नहीं लगता ऐसा उदाहरण तो मैंने तो नहीं देखा करीब करीब। और इतिहास में भी इस तरह का बहुत किताबियाँ लिखा गया, ये संत ने अपना जो संप्रदाय के अपने जो फॉलोअर है दूसरा फॉलोअर से लड़ाई करवाया या मारकाट करवाया, ऐसा इतिहास तो नहीं है। और ये संत लोग जो असली संत हो गए ऐसा कभी नहीं करवाएगा। नहीं, वो तो नहीं करवाते, लेकिन जो बाहर हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ है। हाँ, ये प्रयास जरूर होना चाहिए, ये प्रयास जरूर होना चाहिए। जैसे आज आपने मेरा पास आया, बातचीत कर रहे हैं, तो मैं अपना भावना को मैं बता दिया आपको जी। तो आप यह 1 महीना होने जा रहा है जो लड़ाई, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था। असली उस लड़ाई में जितना एनर्जी की, बिल्कुल, शायद उस एनर्जी को हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगाते, यस, क्लाइमेट चेंज के बारे में लड़ने के लिए प्रयास करते, या दूसरा एक भाई पूरा दुनिया का एक समस्या है, ये जो पॉवर्टी है, गरीबी, ये सिर्फ एशिया में नहीं है, बहुत सारी देशों में इस तरह का गरीबी का एक बहुत बड़ा मार है। उसमें लगाते हो सकता है हम बहुत कामयाबी भी हासिल करते, लेकिन हम तो एनर्जी को मिलिट्री ऑपरेशन में हम लगा रहे हैं, हमको खुशियां मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों को, हो सकता है तो। लेकिन ये हमारे जो आध्यात्मिक कम्युनिटी है या स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, सोचने के लिए तो मजबूर होना पड़ेगा हम लोग को कि भाई हम सिर्फ देखते रह जाएंगे और उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे या हम आवाज नहीं उठाएंगे। मुझे नहीं लगता ये न्याय होगा, ये अन्याय होगा जरूर जी। तो आपके लिए मैं थोड़ा आपके शेयरिंग के लिए हम बता दें, मुझे तारीख को तो याद नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है जिस दिन हमला शुरू हुआ था यूक्रेन में, रशियन का फोर्स जिस दिन एंटर वगैरह किया था, या 2 या 3 दिन के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ कुछ मंक्स लोग मिल के थोड़ा प्रार्थना किए थे कि भाई मिस्टर पुतिन को थोड़ा सा वाइजडम एराइज हो जाए या सद्बुद्धि उनके उदय हो कि ये लड़ाई को तुरंत बंद कर दे। इस तरह का लोकल मीडिया में भी थोड़ा सा आए थे, आप नहीं देखे होंगे, आप दिल्ली में था होगा जी। तो उसके बाद एक दिन और मुझे लगता है करीब 10-12 दिन पहले थोड़ा कुछ लोग मिल करके हम लोग बहुत के कैंडल मार्च किए थे, लेकिन ज़्यादा संख्या में लोग हम लोग नहीं थे जी। लेकिन हम ये विश्वास करता हूँ, ठीक है भाई, अगर कुछ भी लोग नहीं है तो 5 लोग तो हैं, 10 लोग तो हैं या 50 लोग तो हैं, ये होना चाहिए। आप ये हमारे जो अलग अलग धर्म के जो गुरु हैं, आचार्य जी लोग हैं, तो इसको थोड़ा सा हो सकता है कलेक्टिवली इस आवाज को कब उठा पाए या रेस करेंगे जी। ये शायद देखने को बाकी है। मुझे लगता है इस ये करके 1 महीना लड़ाई के द्वारा मैं तो नहीं सुना है कि जहाँ हमारे हिंदू आचार्य या बौद्ध भिक्षु या क्रिश्चियन का फादर लोग इकट्ठे होकर के इसको आवाज उठाया, मुझे तो देखने को नहीं मिला। हाँ, नहीं, इसीलिए तो अब आप देखें कि यूक्रेन में या जहाँ कहीं भी है, जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सारी सेवा या खान पान या जो भी रहन सहन है वो सब तो समाज से ही लेते हैं हम लोग। और अगर समाज में इस तरह का कुछ हो रहा है और हम लोग अगर कुछ ऐसा नहीं कर पाते, चलो कैंडल मार्च तो ये है कि वो तो एक संदेश देना हो गया कि भाई हम इस चीज़ के खिलाफ हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कुछ हमारी प्रज्ञा से क्या कुछ ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिससे कि वो चीज़ आने, मतलब ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कुछ कि जिससे ये हमेशा के लिए ये सब रुक जाए पूरी दुनिया में, ये मारकाट, ये और एक दूसरे को नुकसान करना, एक दूसरे को कोई भी प्रकार की समस्या पैदा करना। देखिए ये आप सही बात कर रहे हैं परमजीत जी, ये सही बात कर रहे हैं। आफ्टर 2nd वर्ल्ड के बाद ये कभी नहीं हो पाया था जिसमें आप बोल रहे हैं ना,
उसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो एंगेज करते हैं वो कौन है? डिप्लोमेट लोग हैं। आपके जैसे हमारे भारत में इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर वगैरह रहते हैं, उनके साथ ये जो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है को भी कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है। वो सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, उन्हीं के स्पेशलाइजेशन है, उसको स्टडी करते हैं। ये हमारे भारत से भाई यूनाइटेड अरब अमीरात का किस तरह का रिलेशन होना चाहिए उसको समझते हैं, या हमारे भारत और पाकिस्तान का किस तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए उसको समझते हैं आप। लेकिन अगर उस कम्युनिटी, अगर ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी से अगर जुड़ते हैं, ये अगर आपको क्या कहेंगे, उसको सिर्फ जुड़ना नहीं है, सिर्फ वार्तालाप नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाता है, तो मुझे लगता है ये समस्या समाधान। लेकिन ये लोग तो लाएंगे नहीं ना ऐसे, मतलब अब वो प्रैक्टिस में कैसे लेके आए, ये कैसे हो? क्योंकि अध्यात्म तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो लोग भी सत्ता में रहते हैं वो लोग तो कभी नहीं देखे जाते। कोई एक आध को छोड़ के, कोई अशोक को छोड़ दिया जाए, कोई कभी एक आध को, कि कोई इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हो। हाँ, अगर ये नहीं करेंगे तो करते नहीं तो अगर नहीं करेंगे परमजीत जी, तो यूक्रेन जैसा हालत। हाँ, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि या तो ऐसे ही लोग वहां पहुंचे जो प्रैक्टिस करते हों? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। या तो ऐसा कुछ मन ये लोग इनिशिएटिव लेंगे कि नहीं लेंगे, सवाल इसी बात का है कि जो आध्यात्मिक लोग हैं वो कुछ ऐसा बना के देंगे समाज को कि वहां पे या तो प्रैक्टिस करने वाला ही आदमी पहुंचे। आप सही कह रहे हैं, है ना? आप सही कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ, जैसे मैंने उदाहरण दिए, आपने भी उदाहरण दी जी कि भाई हमारा आदरणीय दलाई लामा का नाम आपने लिए, इतना लंबी समय से उन्होंने भारत में चरण लिए हुए हैं, उनके तिब्बतियन लोगों के साथ अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग, कोई हिमाचल में, कोई साउथ इंडिया में, कर्नाटक में रहते हैं, या कोई उत्तर पूर्व भारत में भी रहते हैं। तो ठीक है, जो भी हो, ये तो उनका जन्मभूमि तो नहीं है, ठीक है, भारत में शरण लिए हुए हैं। अब उनके मसला को अगर सुलझाने के लिए अगर राष्ट्र संघ में उनको बोलने को अगर मौका नहीं मिलता है, सिक्योरिटी काउंसिल में या आपका जनरल असेंबली में अगर मौका नहीं मिलता है, तो भाई ये बायलेटरल रिलेशन से, ये एक कहने का मतलब, ये तिब्बत से यहाँ आया, वो चाइना कहता है कि हमारा प्रदेश है भाई, तो हमारा सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना के द्वारा इतना लंबी समय इसलिए बीत गया, कोई सोल्यूशन भी देखने को नहीं मिला जी। क्योंकि ये कहाँ ना कहाँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। अब मैं इसमें जरूर विश्वास करता हूँ कि हमारे आदरणीय दलाई लामा जी के साथ या पास उस तरह का क्वालिटी जरूर है। वो उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, इंटरनेशनल पीस को समझते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो वाइजडम है, जहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर ये यूक्रेन के जो एग्रेशन रोक सकता है, उस जगह पर तो उन्होंने पहुंचा ही नहीं है। हाँ, उनके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग दुनिया के प्रांतों में उनके फॉलोअर हैं। कोई यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या कोई मिडल ईस्ट में भी रहते होंगे, या भारत में भी अलग अलग कोना में रहते हैं। उनके समर्थक है या सपोर्टर है, उनका फॉलोअर है, वो लोग जरूर इसको चर्चा वापस में करते होंगे। लेकिन जहाँ उसको क्या कहा जाए, जहाँ मेन पार्ट है या जो ब्रेन है, जो सोर्स है, जिस सोर्स से द्वारा ये बंद हो सकता है, इसका खत्म किया जा सकता है, वहां तो पहुंच नहीं रहा है, वहां पहुंच नहीं रहा है। तो ये जब तक नहीं होगा, हो सकता है यूक्रेन के बाद और किसको, ये मानव सभ्यता को और क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि एक चीज है, जिस समय 45 के बाद या 50 दशक के दौरान जो राष्ट्र संघ को बनाए जा रहे थे या राष्ट्र संघ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इंटरनेशनल पीस के लिए, उन्होंने ये कल्पना नहीं किए होंगे आज के जो सभ्यता है, आज के जो मानव प्रजाति है, जो देख रहे हैं यूक्रेन में आंख के सामने क्या हो रहे हैं, तो उन्होंने वो कल्पना को नहीं किए, लेकिन बल्कि ये देखा कि इस तरह का घटना रिपीटेशन ना हो, भाई हिरोशिमा जैसा बम्बार्डमेंट, इस तरह का एक्सप्लोजन ना हो, लोगों का प्राण नाश ना हो, ये बंद करने के लिए प्रयास किए थे। लेकिन आज उसके बावजूद भी, इतना साल के बावजूद भी आंखों के सामने ये हो रहे हैं जी। तो इसको क्या क्या कहा जाएगा? नाकामी कहा जाएगा, नाकामी कहा जाएगा। नाकाम है, एकदम लगता है कि कहाँ ना कहाँ फेल्यूर है भाई, और हम लोग मानव से बल्कि दानव बनने जा रहे हैं।
ये भाई आप कैसे कहेंगे? मिस्टर पुतिन ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो दाना भी है कि हजारों लोगों को मार देना, बताओ। हाँ, उनको नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ना, सिर्फ ड्रेस पहनने से, सिर्फ भाई राष्ट्र का राष्ट्रपति बांधने से क्या आप मानव बांधते हैं क्या? ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो ये तो भाई दानवीय प्रकृति हो गया ना, कि भाई इतना मिलिट्री एग्रेशन के द्वारा आप किसी को कब्जा कर लो, किसी को मारकाट कर लो, किसी का पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर लो कि उसको कब्जा करने के लिए। तो मुझे लगता है हिटलर जिस तरह का इतिहास में उनके नाम जुड़ा गया, मिस्टर पुतिन इज ऑल्सो गोइंग टू इन सिमिलर मैनर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये विश्वास करता हूं। जी जी, लग तो ऐसा ही रहा है। और मुझे कहां ना कहां लगता है, ये अगर मिस्टर पुतिन अगर 10 दिन भी अगर बुद्ध ने जो मेडिटेशन का टेक्निक कहा ना, अगर इफ 10 days ही practice in meditation, I am sure he will not think, to again attack Ukraine on other neighboring countries. हाँ, लेकिन सवाल वही है कि करेगा कि नहीं करेगा वो, ये 10 दिन विश्वास ही नहीं होगा, मुझे लगता है। वही बात। ये चर्चा आपने सुनी, और इस चर्चा में भंते ने ये माना, भंते जी ने ये माना कि जो अभी का जो अध्यात्म है, स्पेशली बुद्धिज्म का, बाकी भी अध्यात्म भी ऐसे ही हैं, लेकिन स्पेशली क्योंकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर बात हो रही थी, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ऐसा कोई समाधान नहीं है कि जो बाहर से कर दिया जाए। वहाँ यही तरह का समाधान है कि अगर आदमी उस पथ पर चल ले या उनकी बात मान ले कि भाई वायलेंस नहीं करना चाहिए, हिंसा गलत चीज़ है, चोरी गलत चीज़ है ना, अनावश्यक रूप से इकट्ठा करना गलत चीज़ है ना, ये जितने भी सारे उपदेश टाइप के सब होते हैं अध्यात्म में, सभी अध्यात्मों में, और वैसे ही इसमें भी हैं। तो हम देखते हैं इतिहास में, हमारे सामने है पूरा का पूरा इतिहास लिखा हुआ कि बहुत गिने चुने से लोग हमें बाहर से ऐसे व्यवहार करते हुए नज़र आते हैं जैसे कि ठीक है, वो इकट्ठा नहीं करते, वो किसी पर अत्याचार नहीं करते, वो चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बहुत गिने चुने लोग। लेकिन क्या ये समाधान पूरे समाज के लिए नहीं है? क्या बस गिने चुने लोगों के लिए है खाली, है ना? तो इस पर हमें पुनर्चिंतन मनन हमें करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, तभी चीज़ें पीछे की अपडेट होती हैं। अगर हम उन्हें नहीं करते हैं तो फिर वही लकीर का फकीर हो जाते हैं, और उनके परिणाम वो वैसे ही ढाक के 3 पात, या बोले तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसे आते रहते हैं। और ये जो ऊँट के मुंह में जीरा जैसे आते हैं, इसमें अभी हमें नहीं लगता कि ये कोई इनकी कोई प्रक्रिया की कोई बात है। ये तो आप ऐसे समझो कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं भी मानते, इस अध्यात्म वगैरह को नहीं भी मानते, उन वहाँ भी आपको मिल जाते हैं ऐसे इक्का दुक्का लोग जो झूठ नहीं बोलते या किसी का दिल नहीं दुखाते, या इस तरह के लोग वहाँ भी मिल जाते हैं जो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। उदाहरण के लिए नास्तिक लोगों में भी आपको ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे। तो ये तो कोई ऐसा सत्यापित तरीका जैसा करके नहीं हो गया, और बाहर से सबके लिए काम करे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो गया। तो यही मूल सवाल था कि भाई क्या अध्यात्म में, और खास तौर से बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जितने भी अब तक जो हैं, बुद्ध हुए, अरिहंत हुए, भंते हुए, है ना, लामा हुए, जितने भी इनके जो मुख्य हैं वो हुए, क्या वो उनकी प्रज्ञा से क्या कभी कोई ऐसा समाधान निकल सका कि जो बाहर एक व्यवस्था के रूप में आ जाए और वो सब जगह काम करे, सबके लिए काम करे, सब अहिंसा में जिए, सब सत्य में जिए, सब बिना चोरी के जिए, सब बिना इकट्ठा किए जिए, मतलब जैसी अपेक्षा अध्यात्म में की जाती है ऐसा हो जाए? तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, और भंते जी से बात करके भी ये बात स्पष्ट हुई कि लगता भी नहीं कि अभी दूर दूर तक अभी तक के किसी भी अध्यात्म में कोई इस प्रकार का रास्ता है।
और भी दूसरे भंतों से जो मैंने बात की है उनके वीडियोज भी क्रमशः आएंगे। अभी जिन भंते की आपने बात सुनी है उनसे भी और जो दूसरे सवाल पूछे उनके भी जो बचा हुआ शेष अंश है जिसमें दूसरे सवाल पूछे गए उसके भी वीडियोज आएंगे, तो इन पे बारी बारी से इन पे बात करेंगे। तो कुल मिला के जो आज का जो टॉपिक था उसमें यही निकलता है कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ऐसा कोई समाधान बुद्धिस्ट प्रज्ञा से नहीं निकल कर आया कि वो जैसे बाहर से उसको एज ए व्यवस्था के रूप में लागू कर दें और उसके वो परिणाम आ जाएं, है ना। ऐसा कोई उन्होंने भी नहीं बताया। और अगर कोई जानते हों, क्योंकि हो सकता है सभी बनते को सारा ज्ञान नहीं रहता है, तो लेकिन अगर किन्हीं को पता हो कि नहीं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में देखो ये सिस्टम है, ऐसा ऐसा है, ये है वगैरह, तो वो सब लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच पर, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस यूट्यूब चैनल पर, वहीं पर ही ओपन ऑनलाइन मंच हम लोग करते रहते हैं, जिस पर जो भी कोई आदमी अपनी बात रखना चाहे किसी भी बात पर जिससे कि समाज को लाभ होता हो या समाज को कोई ऐसी जानकारी मिलती हो जिससे उसे लाभ हो सकता हो, या किन्हीं के पास कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा कुछ भी कोई खोज हो इस प्रकार की कि जिससे लगता हो उनको कि इससे समाज को लाभ है, वो यहाँ टॉपिक वाइज अपनी बात रख सकते हैं और उनकी बात पर चिंतन मनन होगा। अगर वो कोई सच में काम की बात निकलती है तो हम लोग भी उसको अडॉप्ट करेंगे और उसको हम लोग भी जो है आगे प्रचार करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। और अगर उसमें कोई कमी निकल आती है या वो बात कोई इम्प्रैक्टिकल बात होती है ना, कई बातें ऐसी होती हैं जैसे वो लगती हैं समाधान जैसी पर होती नहीं है। जैसे बोले कि भाई सारे जो नेता हैं वो ईमानदार हो जाएं अगर, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे कई लोग समाधान देते, तो ये कोई समाधान नहीं हुआ, ये इम्प्रैक्टिकल समाधान है। क्योंकि कोई को कारण नहीं बता रहा कि भाई किस कारण से नेता लोग बेईमान हो जाते हैं और क्या कर दें जिससे कि वो ईमानदार हो जाए, क्योंकि बिना कारण की दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो कोई ऐसा समाधान होना चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो, माने जो किया जा सकता हो, नहीं तो ऐसे इम्प्रैक्टिकल तो कुछ भी बोल दो सब समाधान ही होते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि मैंने इसका समाधान खोजा है और एक ऐसा समाधान खोजा है जिसको बाहर से ही लाया जाएगा सिस्टम के रूप में। उसके लिए किसी को न साधना करनी होगी, न कोई त्रिपिटक पढ़ने होंगे, न किन्हीं नियमों को पालन करना होगा, न कोई शील समाधि प्रज्ञा करनी होगी, न कोई धम्म पाठ करना होगा, माने ये सब कुछ नहीं करना होगा। सिस्टम अपने आप में ऐसा है कि उसमें आप ऐसे खुद ही जिएंगे, उस सिस्टम ही ऐसा है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। उस पुस्तक का इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके वहाँ से आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं फ्री में, और ऑडियो बुक भी उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो उसमें आप उसको ऑडियो बुक भी उसको सुन सकते हैं। आपकी कोई 14-15 घंटे की टोटल बुक है, रोज 1 घंटे भी सुनेंगे तो भी आप जो है इसको 15 दिन में आप आराम से सुन लेंगे। तो उसमें इस प्रकार का एक पूरा कंप्लीट समाधान दिया है और उस समाधान को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सभी विभिन्न प्रकार के माध्यमों से। जैसे ये लोगों तक पहुंच जाएगा आधे से अधिक संख्या में, मतलब बहुमत इसकी तरफ हो जाएगा, आधे से ज़्यादा लोग बोल देंगे कि भाई हाँ ये इस व्यवस्था को हम चाहते हैं, आप इसको लाइए, तो उस समय हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में जाएगी और वहाँ यदि आधे से ज़्यादा लोग इसको वोट करते हैं तो 500 से भी ज़्यादा एमपी आपके आ जाएंगे और वो वहाँ इस नए सिस्टम से पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये व्यवस्था बड़े आसानी से पूर्ण लोकतांत्रिक आधार पर आ जाएगी। इसके लिए कोई आपको हड़ताल, आंदोलन, ये वो भूख हड़ताल, ऐसा पैदल मार्च कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपली बस बहुमत से आ जाएगी। अगर आप सब लोग इसको लाइक करते हैं, चाहते हैं कि ये आए, तो ऐसे करके आ जाएगी। तो इससे संबंधित कई वीडियोज भी हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उन वीडियोज़ को भी आप सीधा देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा, तो पहले आप वीडियोज़ को देख लें 2-3, और फिर आपको इंटरेस्ट पैदा हो तो फिर आप किताब
पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये आपने देख ही लिया आज की चर्चा में कि अभी के जो अध्यात्म है उसमें जो है कोई समाधान नहीं है इस प्रकार का। धन्यवाद। और यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो यहाँ पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपसे मिस ना हो। और इसमें आप जुड़ भी सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको सारी सूचनाएं लगातार मिलती रहती हैं। तो मुश्किल से आप अगर 2, 4, 6 महीने भी जुड़े रहते हैं हमसे लगातार और किताब नहीं भी पढ़ते और या किताब नहीं भी सुनते, तो भी आपको इतनी जानकारी 4-6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके मिल जाएगी कि आपको इतनी एक पूरा ये सिस्टम मोटा मोटा समझ में आ जाएगा, जिसके बिहाफ पर आप अपना मत इसके तरफ या इससे अलग बना सकते हैं। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के